अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम द लिंक्स यूनिवर्सिटी। तो हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स 2 का। एमएससी सेकंड का कोर्स है ये और बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स है। कोर्स कोड हमारे पास 302 है इसका। तो हम अब तक इसके 5 लेक्चर ले चुके हैं। जो हमने 5th लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें जो टॉपिक हमने देखा था उसका हमने हाफ पार्ट डिस्कस किया था। तो जो उसका सेकेंड पार्ट है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब मैंने आपको बताया था कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की तरह का क्वेश्चन आता होता है। ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है और वहां से हमें कहा जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें फ्रोबेनियस मेथड को या सीरीज सॉल्यूशन को यूज करते हुए। तो हमने यही जो न्यूमेरिकल था, जो प्रॉब्लम था बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये स्टार्ट किया हुआ था। हाफ कैलकुलेशन हमने करनी थी। इंडिशियल इक्वेशन तक हमने ड्राइव कर लिया था कि इसके कितने रूट्स हमें मिलते हैं। हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए 2 रूट्स देखे थे और फिर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमने 2 रूट्स देखे थे। मैंने आपको बताया था कि हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल ली थी तो हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 के रूट्स ही यूज किए थे। आप 1 के रूट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, कैलकुलेशन और ज्यादा लेंथी होती जाएगी। इसलिए हम 0 के रूट जो हैं वो यूज करेंगे इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है हमारा बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने इक्वेशन 34 तक ड्राइव कर लिया था, जो मैंने कहा था कि आपकी जनरल इक्वेशन है हमारे पास। तो वहां से अब हम क्या करेंगे, वहां पर जो हमारे पास एक्स की पावर्स आई थी उन एक्स की पावर्स को हम कंपेयर करते हैं। हमने उसे कन्वर्ट कर लिया था जनरल पावर में। जो डिफरेंट हमारे पास समेशन थे, समेशन 1 2 और 3 4, उसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज को पुट किया था जिससे जिससे हमें मिल गई थी एक इक्वेशन। उस इक्वेशन में मैंने आपको कहा था कि जनरल पावर जो है एक्स की वो हमारे पास आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू के एक्स की पावर के प्लस जे। तो इस जनरल पावर को यहाँ पर देखें, कंपेयर द जनरल पावर ऑफ एक्स। जब हमने इस जनरल पावर को कंपेयर किया सारी टर्म्स की तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 35। अब इसमें क्या हमें मिला कि ए जे इंटू के प्लस जे माइनस 1 प्लस ए जे के प्लस जे और ए जे माइनस 2 माइनस एन स्क्वायर ए जे इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन 35 मिल गई। कब मिली? जब हमने एक्स की पावर के प्लस जे को कंपेयर किया, जनरल पावर ऑफ एक्स को कंपेयर किया। इसी इक्वेशन को जो हमने 35 में यहाँ पर लिखी हुई है, इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अब यहाँ पर देखिए जो ए जे है वो सब में कॉमन है, 3 टर्म में कॉमन है। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। लेकिन जो ये वाली टर्म है इसमें कॉमन नहीं है, इसमें है ए जे माइनस 2। तो मैंने क्या किया, इन तीनों टर्म में ये जो ए जे था इसे मैंने बाहर लिख लिया और बाकी अंदर आपके पास ये टर्म आ गई और ए जे माइनस 2 कॉमन नहीं था, उसे मैंने प्लस में बाहर ही रहने दिया, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन 36। अब हम क्या करेंगे कि हमने रूट फाइंड आउट किए थे लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए। कौन से रूट आए थे हमारे पास? के इज इक्वल टू प्लस माइनस एन के रूट आए थे। मतलब प्लस एन भी हो सकता है आपके पास और के आप पुट कर सकते हैं माइनस एन भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी रूट को फॉलो करते हैं जो हमें लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए मिले थे। हम पहले पुट करते हैं ये वाली वैल्यू के इज इक्वल टू प्लस एन के इक्वल। प्लस एन का मतलब क्या है कि एन हमारे पास कोई भी इंटीजर है जो पॉजिटिव वैल्यू रखता है, और माइनस एन का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास। तो हम अभी प्लस को कंसीडर कर रहे हैं। अब प्लस को जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये इक्वेशन 1 जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये इक्वेशन बता रही है कि k इज इक्वल टू एन पुट करें प्लस एन। जहां जहां k है इस इक्वेशन में 36 में, वहां वहां आप पुट कर दें n। यहाँ पर देखें, ये मैंने n प्लस जे पुट कर दिया है इस k की जगह। अब यहाँ पर भी n पुट कर दिया है, ये देखें। अब यहाँ पर k है हमारे पास, मैंने इसकी जगह n पुट कर दिया। बाकी जो इक्वेशन थी आपके पास वो एज इट इज रही आपके पास, इक्वेशन 37। अब ये जो इक्वेशन 37 आई है हमारे पास, इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये इक्वेशन 37 तक हमने कर ली थी कैलकुलेशंस। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो n प्लस जे है, n प्लस जे माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है, एन स्क्वायर आ गया आपके पास, मतलब एन एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यही एन जे से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यही एन
1 से मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से। फिर इसी तरीके से आप इस j को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी nj माइनस एन प्लस जे एन प्लस जे स्क्वायर प्लस एन प्लस जे माइनस एन स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने एरो लगाया हुआ है ताकि जो आपको कंफ्यूजन ना हो, मतलब यहाँ पर जो टर्म आनी थी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है नीचे इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नाम दिया हुआ है इक्वेशन 38 का। ये अलग से पार्ट नहीं है इतना, ये ऊपर वाली इक्वेशन का ही पार्ट है इस इक्वेशन का। तो अब जब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये प्लस एन स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर से इस वैल्यू से। अब यहाँ पर देखें ये प्लस एन है, ये माइनस एन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस जे है हमारे पास, ये माइनस जे है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या क्या टर्म बच गई हमारे पास, एक तो बाहर ये ए जे बच गया, बाकी हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस जे एन और ये प्लस जे एन, ये बन जाएगा आपके पास 2nj प्लस जे स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और बाहर आपकी आ जाएगी ये वाली टर्म ए जे माइनस 2 एज इट इज आपके पास रहेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन 39। अब मैंने इसमें क्या किया है कि यहाँ पर देखें कि आपके पास j कॉमन है इन दोनों में, तो मैंने j को बाहर ले लिया और अंदर आके आपके पास 2n प्लस j, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए जे एज इट इज। यहाँ मैंने प्लस के साथ थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, इसको स्टार्ट में ले आई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास इक्वेशन 39 को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें इक्वेशन 40 मिल गई। स्टिल इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास 0 है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो j की वैल्यू है हमारे पास, j को रिप्लेस कर देते हैं j प्लस 2 से इन इक्वेशन 40। जो हमारे पास पीछे इक्वेशन 40 आई है उसमें हम j की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं j प्लस 2 से जनरल फॉर्म ऑफ j लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर j प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी था हमारे पास -2, तो प्लस 2 -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ भी प्लस 2 आ जाएगा और ये भी प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। राइट हैंड साइड पे एज इट इज 0 ही रहेगा आपके पास। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास ए जे प्लस 2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बच गया आपके पास j। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए जे प्लस 2 2n प्लस j प्लस 2। मतलब ये वाली जो टर्म थी ये आपकी पूरी एज इट इज आ गई और ये जो बाहर वाला फैक्टर था ये भी एज इट इज रहा। अब हम क्या करते हैं, इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये j प्लस 2 वाली टर्म्स को इधर ही रहने दें और ए जे वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ए जे प्लस 2 की। ये वाला जो फैक्टर है ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड से, तो ये देखें ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहा और ये जब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की तो ये डिवाइड हो गया, इक्वेशन 44 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते थे, जब हम इनिशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करते थे वहां से रूट हमें मिलते थे, रूट को पुट करते थे, तो जब हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करते थे उसका हम क्या नाम रखते थे, वो इक्वेशन हमारे पास होती थी रेकरेंस रिलेशन। जैसे हमने फ्रोबेनियस मेथड की जो पहली एग्जांपल की थी उसमें हमने डिस्कस किया था। ये अब जो हमारे पास इक्वेशन 44 आ गई है इसका नाम है रेकरेंस रिलेशन। समटाइम्स पेपर में क्या होता है कि यही आपको इक्वेशन दे दी जाती है इक्वेशन 44 और कहा जाता है कि इसे प्रूव करें बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करते हुए। तो आपने इसी रेफरेंस रिलेशन को प्रूव करना होगा, फिर आपने नेक्स्ट कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, आपने यहीं तक स्टॉप कर देना होगा प्रूव करके। अब ये जो रेफरेंस रिलेशन हमें मिला है ये k इज इक्वल टू n की वैल्यू के लिए मिला है हमें, मतलब प्लस n की वैल्यू के लिए। अब हमने यहाँ पर अभी तक माइनस n की वैल्यू पुट नहीं की, सिर्फ हमें एक इक्वेशन मिली है जो हमने फाइंड आउट की है n की वैल्यू के लिए और उसको हमने नाम दिया है इक्वेशन 44 का। फिर हमने क्या किया था कि जो हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें हमने क्या किया था, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल में कि हमारे पास इक्वेशन तो आ गई है, सीरीज हम कैसे बनाएंगे, हम सीरीज में पहले इवन पुट कर देते हैं फिर ऑड की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पूरी सीरीज आ जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पर किया है 0 2 4 6। पहले हम इवन पुट कर देते हैं j की वैल्यू को, तो j की वैल्यू को जब हम इवन पुट करेंगे 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले 0 मैंने पुट किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 2। अब यहाँ पर भी देखें 0 पुट कर दिया जहां जहां j था तो आपके पास ये वैल्यू आ गई -a0 डिवाइडेड बाय 2
और मल्टीप्लाई हो रहा है 2n प्लस 2 से, इक्वेशन 47 आ गई आपके पास, जो किसकी वैल्यू है, A2 की वैल्यू है पावर सीरीज में, जो हमारे पास इवन नंबर है। इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा A4, A6, A8, पूरी आपके पास जो इवन सीरीज है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की है, इक्वेशन 47 और ये 48, हमारे पास A2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 48 है हमारे पास, इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, इक्वेशन 49 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। कैसे, अब ये देखें, ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल, 2 के बाद आपके पास कौन सा डिजिट आता है, 1, तो 1 का फैक्टोरियल जो आपके पास होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको अगेन वही वैल्यू देगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n+1 एंड दिस वन इज n+1, मतलब इस इक्वेशन को, 48 वाली इक्वेशन को मैं 49 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब मैं इसे क्या करती हूँ, इसी इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करती हूँ, इसे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और यहाँ पर मैंने डिवाइड भी कर दिया n फैक्टोरियल से, तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, जब हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर फैक्टर आ गया, जब हमने डिवाइड किया तो ये n फैक्टोरियल नीचे भी आ गया। तो ये मैंने अब जो n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इसे मैंने नाम दे दिया है n इज इक्वल टू 1 का, मतलब n की वैल्यू मैं 1 अगर कंसीडर करूं तो इसी 1 की जगह मैं पुट कर सकती हूँ n फैक्टोरियल, और यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दें चाहे कि n वेरी कर रहा है 1 से लेके अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक, या n नंबर ऑफ टाइम तक वेरी कर रहा है। अब इसी तरीके से आप A4, A6 और A8 फाइंड आउट कर सकते हैं, और इवन सीरीज, इवन जो सीरीज है आपकी पावर सीरीज, उसमें आपको इवन वैल्यूज मिल जाएंगी। अब ये जो सारी आपको इवन वैल्यूज मिलेंगी, इसमें जो नेगेटिव साइन होगा ये कॉमन होगा आपके पास, A0 भी कॉमन होगा सब में, ये 2 भी कॉमन होगा, और ये पावर चेंज होगी आपके पास, और ये वाली वैल्यू चेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, इसे एक जनरल फॉर्म दे देते हैं, जितनी भी आपके पास इवन सीरीज आई हैं, हमारे पास A4, A6, A8 इवन टर्म्स आई हैं हमारे पास, इसे हम एक जनरल नाम दे देते हैं। कैसे नाम देंगे हम जनरल, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया A2n, मतलब जो n है वो आपका वेरी कर रहा था, पीछे मैंने आपको बताया कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेके अप टू n नंबर ऑफ डिजिट तक वेरी कर रहा है। तो जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगी 2, जैसे आपने यहाँ पर देखे 0 पुट किया था तो आपको j की वैल्यू को 0 पुट किया था आपने, तो आपको क्या मिल गया था, A2। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A2n, और n को मैं कह दूं कि ये 1 से वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2, और जब आप इस n में 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और इसी तरीके से जब आप 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा A6। तो इसका मतलब है ये वाली जो मैंने टर्म लिखी हुई है ये बिल्कुल ठीक टर्म है, ये हमें जो हमने ऊपर कैलकुलेशन की है ये वाली, जिसमें हमने j को इवन टर्म के इक्वल कहा है 0, 2, 4 एंड 6, तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी हमें सही टर्म बता रही है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो सही बता रही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आया, -1 की पावर n, मतलब n नंबर जो आपके पास होंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। n का फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा, 1 है तो 1 पुट करें, 2 टू पावर 2n, मतलब अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो 2 स्क्वायर बन जाएगा, अगेन आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और n फैक्टोरियल n+1 का फैक्टोरियल, यही वाली आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये मतलब ये जो इक्वेशन 50 थी आपके पास, या जो भी आपके पास इवन सीरीज यहाँ से आपको मिली है, उन सब को आपने एक जनरल फॉर्म दे दी इक्वेशन 51 की फॉर्म में। इसी तरीके से हम और सीरीज भी जनरेट कर सकते हैं। और सीरीज के लिए आप क्या करेंगे कि जो j की वैल्यू है उसे 0, 2, 4 रखने की बजाय क्या रखेंगे, 1, 3, 5, इस तरह आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, A1, A3, A5। तो ये जो इवन वाली मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दी है, आपने ऑड वाली खुद फाइंड आउट करनी है। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने पावर सीरीज पढ़ी थी शुरू में, जब मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो मैंने उसमें ये पावर सीरीज लिखी थी आपकी कि पावर सीरीज हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल होती है। अब यहाँ पर देखें कि आपको मिल रहा है A0, A1, A2, और आगे पूरी सीरीज होगी आपके पास 3, 4, 5, 6, उसमें से मैंने आपको A2 करवा दिया, A4 करवा दिया आपको,
A6 करवा दिया, ये वैल्यूज मैंने आपको फाइंड आउट करवा दी। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं इन्हें पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर। A0 मैंने बाहर ले लिया है क्योंकि सब में कॉमन आ रहा था, जो आपने पीछे जनरल इक्वेशन लिखी है उसमें आपने लिखा है कि A0 हमारे पास है, तो इसका मतलब है ये सारी इवन सीरीज में कॉमन आएगा, तो इसलिए मैंने इसे बाहर ले लिया। x के ऑलरेडी बाहर ही था हमारे पास, अंदर क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने A0 बाहर ले लिया तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा हमारे पास। बाकी जो आपके पास टर्म्स थी, क्योंकि हमारे पास A0 शुरू में तो हमारे पास A0 था, यहाँ से बाहर लिया तो 1 आ गया, इन सब के साथ भी A0 था तो A0 एज इट इज बाहर आ गया। n फैक्टोरियल x स्क्वायर, x ये वाला है आपके पास, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फिर 2 टू पावर 4 2 का फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आप इंक्रीज करते जाएंगे n नंबर ऑफ टाइम्स तक जा रहे हैं आप। जनरल हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस टर्म के ऊपर समेशन अप्लाई कर दें, फिर हम क्या लिखेंगे कि जो इक्वेशन 53 है आपके पास, ये वाली इक्वेशन जो आपने फाइंड आउट की थी, इसे हम जनरल फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे आ जाएगी आपके पास ये फॉर्म, A0 आपके पास है बाहर, A0 एज इट इज लिख दिया, 2 टू पावर n आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 टू पावर n। समेशन क्या कर रहा है, -1 टू पावर n तक जा रहा था, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n प्लस j का फैक्टोरियल, ये जो j है ये आपके पास यही है 1 2, मतलब इसकी j की वैल्यू को आप कह देंगे कि हमारे पास 0 से n तक जा रही है, 0 से इंफिनिटी तक जा रही है, ये टर्म आ गई। और x/2 हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर ये देखें, ये जो x है आपके पास, x का स्क्वायर x की पावर 4, और ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 टू पावर 4, और ये जो x था हमारे पास, ये भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जनरल में ऐसे लिख दिया है x/2 की पावर n प्लस 2j, मतलब j की वैल्यू वेरी करेंगे आप और n की वैल्यू वेरी करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी x/2 की। तो ये मैंने इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जनरल में इस तरीके से लिख दिया है, और इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे दूंगी, क्योंकि ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है तो इसे मैं नाम दे देती हूँ JNX का। अब ये जो JNX है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन 54 हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इक्वेशन आती होती है कि राइट आउट दी बेसल फंक्शन। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इक्वेशन 54, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं बेसल फंक्शन का, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब हमने बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी, और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हुए हमने क्या किया कि हमने फाइंड आउट किया रेकरेंस रिलेशन, इंडिशियल इक्वेशन, उसके बाद हमने बेसल फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, और हमने सीरीज भी पीछे फाइंड आउट की है, सीरीज से हमें ये बेसल फंक्शन मिला है। तो ये आपने ये वाली इक्वेशन लाजमी याद करनी है, ये इक्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आती होती है, या बाज़ औक़ात कैसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि यही इक्वेशन लिखी हुई आती है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, तो इसके लिखा हुआ आता है कि प्रूव करें बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, तो आपने शुरू से लेके यहाँ तक की कैलकुलेशन जो हमने अब तक परफॉर्म की है ये करनी होंगी। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का। बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, थर्ड काइंड और स्फेरिकल बेसल फंक्शन ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अब हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट सॉल्यूशन तो देख लिया सीरीज का, वहां से हमें जो जो चीजें मिली हमने उन्हें कंसीडर किया और वहां से ये बेसल फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है कि हमने सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है k = -n के लिए। अब -n के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम अगर कॉन्सेप्ट को यूज करें तो हम क्या करेंगे कि जो हमने वैल्यू k +n के लिए फाइंड आउट की थी, उसी इक्वेशन में मैं क्या करूं, k -n पुट कर देती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। जनरली हम ऐसे ही करते हैं अक्सर कैलकुलेशन में, तो मैं यहाँ पर भी इस तरीके से कह दूं, अगर k +n के लिए हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की है तो यहाँ जहां जहां n है मैं वहां पुट कर देती हूँ -n, तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू, मतलब मुझे बेसल फंक्शन ही मिल जाएगा, लेकिन कौन सी वैल्यू के लिए, सेकंड सॉल्यूशन के लिए, मतलब k = -n के लिए। ये देखिए मैं लिखा हुआ है फॉर सेकंड सॉल्यूशन वी ओनली चेंज द साइन, हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो यही फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया है, और n को -n के इक्वल पुट कर दें इक्वेशन 44 में भी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए नेगेटिव साइन ऑलरेडी था आपके पास, n की जगह पे बस -n आ गया है आपके पास। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं
कि n को माइनस n ही रख देते हैं, बाकी कैलकुलेशन को चेंज नहीं करते, फिर क्या प्रॉब्लम आएगा आपकी कैलकुलेशन में? प्रॉब्लम ये आएगा कि यहाँ पर मैं अजम्पशन लगाती हूँ कि 2n है आपके पास, ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा -2n, और j प्लस 2 को मैं अगर कंसीडर कर लूं कि j प्लस 2 किसी तरीके से हो गया है 2n के इक्वल, मतलब अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं कि आपके पास j है, आपके पास j की वैल्यू हमने क्या कहा था, 0 से लेके अप टू सॉन वेरी कर रही है इन्फिनिटी तक। मैं कहती हूँ j की वैल्यू ना यहाँ पर मैंने पुट कर दी है 0। अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये था 2n, n की वैल्यू मैंने क्या कहा था, n की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके अप टू सॉन। अगर मैं n को 1 रख दूं तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने j प्लस 2 को अगर मैं 2n रख दूं, मतलब किसी तरीके से इसी वैल्यू के इक्वल, अगर ये j प्लस 2 को मैं सॉल्व करूं, j की कोई वैल्यू रखूं 0 1 2 3 कुछ भी रखूं, और ये इसको एड अप करने के बाद ये इसी के इक्वल आ जाए, जैसे इस केस में आ रही है, देखें इस वाले केस में कि मैंने j को 0 पुट कर दिया, बाकी आपके पास क्या रह गया 2, और यहाँ से 2n में मैंने n को क्या पुट किया, मैंने n को पुट कर दिया 1, तो यहाँ पर आ गया 2, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये प्लस 2 है, ये -2 है, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट कैलकुलेशन में देखें, ये -2n था आपके पास और ये +2n, किसी तरीके से किसी कैलकुलेशन से हमारे पास अगर ये आ गया है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस सूरत में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है आपको aj प्लस 2 जो सेकंड सॉल्यूशन है वो आपको नहीं मिल रहा k इज इक्वल टू -n के लिए, क्योंकि ये तो पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। इंफिनिटी में आप चले जाएंगे, 1/0 आपको इंफिनिटी देता है। यहाँ पर देखें इक्वेशन 59 में, ये देखें 0 आ गई आपकी टर्म, 0 को इससे मल्टीप्लाई करें अगेन 0, यहाँ पर एज है डिवाइडेड बाय 0 तो आपका आ जाएगा इंफिनिटी। तो इसका मतलब आपको सेकंड सॉल्यूशन नहीं मिल रहा k इज इक्वल टू -n पुट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम k इज इक्वल टू +n की जगह उसी कैलकुलेशन में k इज इक्वल टू -n पुट कर दें, ये किसी वैल्यू के लिए तो सही हो जाएगा, लेकिन किसी पॉइंट पर हमें सेकंड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें कि हम जब फ्रोबेनियस मेथड को सॉल्व करते हैं तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सेकंड सॉल्यूशन नहीं मिलता, फ्रोबेनियस मेथड को यूज करते हुए हमें सिर्फ फर्स्ट सॉल्यूशन मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमें चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं कंसीडर करूं, ये मैंने एग्जांपल ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिया है, इसका सॉल्यूशन हम अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि हम इसको रॉन्स की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास कोई भी एग्जांपल है, उसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो आपके पास आ गया x² प्लस 2, ये मैंने जनरल लिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आ गया है, ये मैंने खुद ही से कंसीडर कर लिया है इस प्रॉब्लम को आपको समझाने के लिए कि ये सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। अब ये जो सेकंड सॉल्यूशन है मस्ट नॉट बी द सेम एज द फर्स्ट सॉल्यूशन, मतलब ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास x² प्लस 2 आ गया है, तो अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि जो सेकंड सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पर आ गया है x² प्लस 2, मतलब x² को आप क्या कर सकते हैं, n के इक्वल ले सकते हैं। अगर आप इस एग्जांपल से रिलेट करें तो यहाँ पर n को पुट कर दें, आप 1 पुट कर दें या 2 पुट कर दें, जो भी वैल्यू पुट कर दें, तो इसका मतलब है ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है ये बिल्कुल भी सेकेंड सॉल्यूशन से सेम नहीं हो सकता। सेकेंड सॉल्यूशन को थोड़ा बहुत डिफरेंस शो करना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर खुद ही कंसीडर कर लूं कि मैंने x² प्लस 2 तो पहले का सॉल्यूशन आया था, तो मैं क्या करती हूँ, x को जो है हमारे पास k इज इक्वल टू n था और k इज इक्वल टू -n था, तो मैं -n पुट करके इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देती हूँ +c। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि भाई फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो सेकंड सॉल्यूशन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, ये स्लाइटली डिफरेंट है। अब हमारे पास एक और भी कंडीशन है इसकी, वो कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो सेकंड सॉल्यूशन है उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए फर्स्ट सॉल्यूशन के। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, y2x y1 ऑफ x,
फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया, वाई 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। इसका मतलब जो सेकंड सॉल्यूशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है फर्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर, एक्स के ऊपर। यहाँ पर देखिए ये था फर्स्ट सॉल्यूशन, तो मतलब आप इसको लिख सकते हैं y2 of x इज इक्वल टू, ये मैं नीचे लिख रही हूँ, y1 of x प्लस सी। स्लाइटली डिफरेंट तो हो गया, इतनी कंडीशन तो फुलफिल है, लेकिन फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, लीनियरली डिपेंड कर रहा है, सेकंड सॉल्यूशन सॉरी लीनियरली डिपेंड कर रहा है फर्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यही जो हमने एग्जांपल ली, फिर हम कहते हैं इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y1 of x आ जाएगा, या आप प्लस सी लगा दें या माइनस सी लगा दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको स्लाइटली डिफरेंट आंसर मिल जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट आंसर नहीं मिलेगा फर्स्ट सॉल्यूशन का, डिपेंडेंट ही मिलेगा सेकेंड सॉल्यूशन। अगेन देयर इज अ वन प्रॉब्लम क्या है, 62 और 63 इक्वेशन जो है स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल। ये वाली और ये वाली इक्वेशन अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आ रहा है फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन, ये लीनियरली कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं एक दूसरे का, और फर्स्ट सॉल्यूशन और वी कैन से दैट लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब जो सेकंड सॉल्यूशन है वो डिपेंडेंट है फर्स्ट सॉल्यूशन पर, लेकिन हमें चाहिए इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हम जो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया वो ठीक है फ्रोबेनियस मेथड से, सेकेंड सॉल्यूशन जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हमने जो रॉन्सकियन पढ़ा था उसको यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला हमारे पास ये था, और डबल इंटीग्रल फार्मूला भी हमने प्रूव किया था। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि रॉन्सकियन को आपने हल भी कर दिया तो फिर ये सॉल्यूशन जो है इंडिपेंडेंट आया है या डिपेंडेंट आया है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि जब आपने इस डिटर्मिनेंट को हल कर दिया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद अगर तो इफ दिस इक्वेशन ए, ये वाली इक्वेशन ए इज इक्वल टू 0, अगर आपको आंसर 0 प्रोवाइड कर रही है, देन इट मींस दिस इज द लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो आपको लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा। आपको अगेन पता चल जाएगा कि ये डिपेंडेंट सॉल्यूशन है फर्स्ट के ऊपर। आप इसको डिस्कार्ड करेंगे कि भाई नहीं, अब हमने ये भी फर्स्ट सॉल्यूशन जो है ये भी उसका डिपेंडेंट ही आ रहा है सेकंड सॉल्यूशन, तो हम इसको नहीं ले सकते, इसका सेकंड सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये जो आपका आंसर है लीनियरली इंडिपेंडेंट आए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये वाला सॉल्यूशन जो होगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। आप कहेंगे कि आपका सेकंड सॉल्यूशन राइट है, इसका सेकंड सॉल्यूशन पॉसिबल है रॉन्सकियन से। तो अगर लीनियरली इक्वल टू 0 हो तो डिपेंडेंट होगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये जो रॉन्सकियन का ये वाला फार्मूला है, ये एमफिल के जो एंट्री टेस्ट होता है, डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिकल मेथड में जो एमएमपी का पोर्शन आता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन इसका लाजमी आता है रॉन्सकियन का, और वहां पर लिखा होता है कि प्रूव करें लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आपको y1 y2 की वैल्यू दे दी जाती है और वहां से बस ये पूछा जाता है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आपने इसको माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमफिल के टेस्ट के लिए भी। और नेक्स्ट जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उसमें ये आता है कि बताएं कि सॉल्यूशन कब लीनियरली डिपेंडेंट होता है, कब इंडिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए भी ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये जो बेसल फंक्शन है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है फ्रोबेनियस मेथड से फर्स्ट सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। तो आज के लेक्चर में हमने बेसल फंक्शन को कंप्लीट किया, हमने बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट किया था फ्रोबेनियस मेथड से, उसे सॉल्व किया हमने, उसके इंडिशियल इक्वेशन, रेफरेंस रिलेशन सब कुछ फाइंड आउट किया हमने। बेसल फंक्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिया जिसे हम कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। वहां से हमने जो इसका प्रॉब्लम आ रहा था इसमें कि सेकंड सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमें, वो हमने रॉन्सकियन से देख लिया। लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, ये भी आपको पता चल गया। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।